हाँ, तो बच्चों लास्ट हमने जो टॉपिक किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड हमने डिस्कस किया था, उस पर वीडियोज़ बनाई है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आपका सॉलिड पार्टिकल चेंज होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ विद राइज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हम गैसेस की बात करें, बिकॉज मैं आपको पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आपको करा रहा हूँ। तो अगेन जो इसकी जो फर्स्ट लाइन्स है कि मैनी एक्वेटिक जो लाइफ है वो इसी बेसिस के ऊपर है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो जैसे यहाँ बता रखा है कि आपको पता है कि अगर वाटर में ऑक्सीजन नहीं हो तो सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश हो गई और कोई है सील है, कोई भी ऐसा एक्वेटिक पार्टिकल्स है, वो सारे जो है मर जाएंगे, बिकॉज उनको भी जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो फर्स्ट लाइन में आपको ये बता रखा है कि मैनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, जिसमें ऑक्सीजन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब बता रखा है। अब बिकॉज आपको पता है, इससे पहले हमने पढ़ा था सॉलिड्स के अंदर कि सॉलिड्स में जो है प्रेशर का उतना इम्पैक्ट सॉलिड्स पे नहीं होता, बिकॉज सॉलिड जो है इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बट गैसेस पे प्रेशर इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का यहाँ पर सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो फर्स्ट जो आपका डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, हम पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका लिक्विड सॉल्यूशंस है जिसमें कुछ कुछ पार्टिकल्स डिजॉल्व्ड गैसेस पार्टिकल्स, और ये आपके गैस पार्टिकल्स हैं। आप पर पहले W1 वेट रखा जिसकी वजह से कुछ प्रेशर होगा। अब वेट बढ़ा दिया, वेट बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी जो है वो और इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर, बिकॉज वेट बढ़ा रहे हैं। तो आप देख रहे हो जो गैसेस पार्टिकल पहले दूर दूर थे, उनका जो बम्बार्डमेंट है लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर, वो ज़्यादा बढ़ गया। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो गैसेस पार्टिकल का जो बम्बार्डमेंट है लिक्विड सॉल्यूशन में ज़्यादा बढ़ रहा है, और उनकी जो मिक्सिंग है वो भी इसके अंदर जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो ये बताना चाहता है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर कि विद राइज इन प्रेशर जो गैसेस पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो इस पर फर्स्ट आपका जो हेनरी लॉ जो दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन। तो यहाँ पर काफी बच्चों पता होगा, बट फिर भी यहाँ दोबारा बताता हूँ। क्वांटिटेटिव मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड, जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव नहीं बोलते। ठीक है, तो बिकॉज हम यहाँ पर फॉर्मूला है हेनरी लॉ, P इक्वल्स टू KH, वेयर काई इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस पार्टिकल, जो भी लिक्विड में डिसॉल्व्ड है, ये उसकी मोल फ्रैक्शन है। तो यहां बता रखा है हेनरी लॉ, द लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जो भी गिवन टेम्परेचर है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो वो कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, मान लो 50 डिग्री कर दिया हमने, इसको चेंज नहीं कर रहे, तो कह रहा है कि इसकी सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड सॉल्यूशन में जो भी डिसॉल्व गैसेस पार्टिकल जो भी इस लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे हैं, वो सारा डिपेंड करता है इस प्रेशर पे, कितना प्रेशर आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो। तो ये सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यहां पर एक बात और बता रखी है कि KH जो है वो हेनरी कांस्टेंट है, और जो कि नेचर ऑफ गैसियस पार्टिकल पे डिपेंड करती है। अब मैं थोड़ा सा आपको, जिन बच्चों को पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है। पहले मैं आपको वो भी थोड़ा समझाऊं, आपको थोड़ा पता लगेगा हेनरी कांस्टेंट में, तब थोड़ी सी बात आपको समझ में आएगी। बच्चे बहुत टाइम से पढ़ रहे होते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, पर उनको उसका रियल मीनिंग पता नहीं होता। तो मैं ये समझाना चाहता हूं आपको। सपोज करो कि ये बिल्कुल सेंटर से लाइन जा रही है, नंबर, ये आपको ग्राफ सबको बनाना आता है, x1 है तो y भी 1 है, x2 है तो y भी 2 है। तो यहां पर x इक्वल्स टू y है। क्या मतलब, अगर x को 1 रख रहा हूं तो y भी 1 आ रहा है, x अगर y अगर 2 रख रहा हूं तो x भी आपका 2 आ रहा है। तो यहां पर कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं है, या आप कह सकते हो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 1 है, बिकॉज वो बिल्कुल उसके एग्जैक्ट बराबर है। लेकिन इस केस में क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। कहने का मतलब है P बराबर x नहीं है, मींस अगर x आपकी मोल फ्रैक्शन 0.5 है
तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रेशर भी 0.5 ही हो, इतना बार हो, इतना पास्कल हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है मोल फ्रैक्शन आपकी जो है 0.5 है, प्रेशर आपका जो है 10 है, मतलब ये थोड़ा बराबर नहीं है बट प्रोपोर्शनल है। ये कहना चाहता है कि अगर आप ये बढ़ाओगे मीन्स 0.5 से 0.6 करोगे तो ये जरूरी है, ये जरूर है कि इसका जो प्रेशर पहले मान लो 1 बार था 0.5 पे, तो 0.6 पे वो 1.2 बार हो जाएगा। वो बढ़ तो रहा है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सेम रेशियो के अंदर बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वो कहना चाहता है कि अब अगर आपको क्वांटिटेटिव रिलेशन देना है तो आपको कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो दैट्स व्हाई। अब वो ये बता रहा है कि ये जो रिलेशन है ये सारी गैसेस के लिए सेम नहीं है, ये हर गैस के लिए डिफरेंट है। अगर O2 गैस है तो इस KH की वैल्यू अलग है, N2 गैस है तो इस KH की वैल्यू अलग है, आपकी कोई भी दूसरी हीलियम गैस है तो इस KH की वैल्यू अलग है। तो वो कहना चाहता है कि ये जो KH है ये सबके लिए सेम हो, जरूरी नहीं है, दैट्स वाई उनको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाना पड़ता है। हो सकता है किसी के अंदर ये KH 1 भी हो तब P बराबर X हो जाएगा, हो सकता है ये 2 भी हो सकता है 2.5 भी हो, तो ये अलग अलग डिपेंड करता है। इसीलिए मैं P बराबर X नहीं लिख सकता क्योंकि हर गैस के लिए ये चीजें अलग अलग है। तो मैं इसको क्या मानता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कह रहा कि प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगी, लेकिन बराबर अमाउंट में बढ़े जरूरी नहीं है। वो कह रहा है रिलेशन डिपेंड करता है किस पे, हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है। और आप सिंपली कह सकते हो KH इक्वल्स टू P/X। तो कह रहा है ये जो कांस्टेंट है, लेकिन ये इससे कहना चाहता है कि ये कांस्टेंट मान लो O2 गैस के लिए है, कह रहा है उस गैस के लिए कांस्टेंट हमेशा आपका फिक्स रहेगा। मींस लेट्स से ये 10/5 है तो इनका रेशियो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो वो ये कह रहा है अगर प्रेशर अब आप 20 करोगे तो ऑटोमेटिक ये 5 भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब इस गैस के लिए KH हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो ये काफी बात बच्चों की बात पता भी हो सकती है, काफी बच्चों को नहीं पता तो वो यहाँ से समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हर गैस के लिए जो रेशियो है वो अलग हो सकता है। इस गैस के लिए 2 है, किसी गैस के लिए 3 हो सकता है, दैट इज कॉल्ड, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ये सब जगह इसका यही मीनिंग होता है। चलो अब मेन बात पर आते हैं। तो यहां पर जो है मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां से कि हेनरी लॉ यहां पे क्या कहना चाहता है। अब यहां पर मेन बात तो आपको समझ में आ गई, जो हेनरी लॉ है P इक्वल्स टू KH बिकॉज ये हर गैस पे डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। अब वो कैसे कैसे डिपेंड करता है वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर एक चीज और बता रखी है इस लाइन में कि इन्हीं के जो कंटेम्पररी थे जो हेनरी के, वो डाल्टन थे, उन्होंने भी यहाँ पर बताया था कि जो अगर एक किसी लिक्विड सॉल्यूशन में 2 या 3 गैसेस मिक्स हैं तो हर किसी का अपना प्रेशर की वजह से कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल पानी के अंदर N2 भी मिक्स है, O2 भी मिक्स है, तो डाल्टन ने बताया था कि हर किसी के अपने प्रेशर की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर जाती है। O2 का प्रेशर ज़्यादा तो वो ज़्यादा डिजॉल्व होगी, N2 ज़्यादा तो N2 ज़्यादा डिजॉल्व होगी। तो डाल्टन ने भी इसी जो था कंक्लूजन के ऊपर सेम दोनों कंक्लूजन पे आए थे। उन्होंने भी यही बात बोली थी कि मोल फ्रैक्शन लिखा भी हुआ आपका नीचे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो पार्शियल वर्ड इसलिए यूज किया बिकॉज वहां पे 3-4 गैस है, तो O2 की वजह से जो प्रेशर है, तो कह रहा है कि उसका जो प्रेशर O2 का है उसी की वजह से जो सॉल्युबिलिटी है उसके अंदर वो डिपेंड करेगी। N2 का प्रेशर ज्यादा मान लो उसके अंदर, तो N2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो वो कह रहा है जो ओवर द सॉल्यूशन जो प्रेशर है हर गैसेस पार्टिकल का वो उस पर डिपेंड करता है, ये डाल्टन ने बोला था। तो यहाँ पे डाल्टन का भी एक्सप्लेन किया हुआ आपको। तो यहाँ से आपको ये हेनरी लॉ में समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे आप अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ाते हो तो मोल फ्रैक्शन भी आपका बढ़ता है। अब यहाँ पे नीचे कई चीजें दे रखी है यहाँ पर, तो वो मैं आपको समझाता हूँ जो NCERT की लैंग्वेजेस हैं। जैसे लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है यहाँ पर कि इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन टू, मेरे पास पुरानी बुक है, आपके पास जो भी बुक है, तो इट इज ऑब्वियस फ्रॉम 2.1 दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। वो क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है कि KH की वैल्यू अगर हायर है तो सॉल्युबिलिटी लोअर होगी, मतलब मोल फ्रैक्शन कम होगा। अगर कह रहा है ये वैल्यू ज्यादा हो रही है तो ये वैल्यू कम होगी। तो ये मैथमेटिकल चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए, आप उसको समझना क्या कहना चाहता है। तो दोबारा ये लास्ट में लाइन लिखी हुई है, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर, और यहाँ पे इसने एट अ गिवन प्रेशर वर्ड यूज किया है, कह रहा है प्रेशर भी कांस्टेंट है यहाँ पर। तो अब ध्यान दो, लेट्स से हम O2 को ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, वहां पे टेम्परेचर भी फिक्स है 50 डिग्री, अब वो प्रेशर भी फिक्स कर रहा है, प्रेशर मान लो कुछ भी आपका
40 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कुछ भी है, दोनों चीज कांस्टेंट है, मतलब पी भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन सा हो गया आपका? मोल फ्रैक्शन। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? KH बराबर P/X। बिकॉज ये वाली तो फिक्स है, ये तो 40 ही है। इस प्रेशर पर आप KH डिपेंड नहीं करता, बिकॉज ये फिक्स कर दिया। उसने बोला इट गिवन प्रेशर। तो KH सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? X पे डिपेंड करता है। अब खुद तुम देख लो, X डिनोमिनेटर में है, ये फिक्स है। इसको बढ़ाओगे आप, मान लो पहले X जो था आपका 1 था, तो वैल्यू आपकी 40 आएगी KH की। अब X आपने 2 कर दिया है तो वैल्यू 20 आएगी। अब X आपने 4 कर दिया है तो वैल्यू 10 आएगी। तो क्या देख रहे हो आप कि जैसे जैसे हेनरी कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है। उल्टा बोल दो कि मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है तो हेनरी कांस्टेंट लो हो रहा है, मतलब ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एट अ गिवन प्रेशर। तो ये वही समझाना चाहता है यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक में, कि वैल्यू ऑफ KH एट गिवन द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड, हायर द वैल्यू ऑफ KH। तो ऑब्वियसली बात है, जितनी कम सॉल्युबल होगी, मोल फ्रैक्शन जितनी कम होगी, तो वैसे आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये तो मैंने एग्जांपल में समझाया, 2 और 4 आप डेसिमल में ले सकते हो। कभी भी मोल फ्रैक्शन 1 से बड़ी नहीं होती। फ्रैक्शन पता है आपको, 1 से बड़ा कभी नहीं होता। ये जस्ट समझाने में एग्जांपल लिया है। तो आप डेसिमल में कुछ भी लेते हो, 0.01 लिया, फिर 0.02 लिया, तो बताना चाहता है कि जितना सॉल्युबिलिटी कम होगी हेनरी कांस्टेंट उतना ही बढ़ेगा, बिकॉज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने एग्जांपल देके समझा दिया। तो ये इस लाइन से ये कहना चाहता है। तो ये टेबल में बता रहा है कि KH वैल्यू फॉर बोथ N2 and O2 इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कह रहा है KH वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज विद। अब KH वैल्यू बढ़ रही है तो आप ही बताओ, KH वैल्यू बढ़ना मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना। तो यहां पे इसने वर्ड यूज कर दिया कि KH वैल्यू वो ये कह रहा है KH वैल्यू इंक्रीज हो रही है दोनों के लिए, N2 और OT के लिए। किस लिए? जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो आपको ये पता लग गया KH वैल्यू बढ़ी। मैंने अभी समझा दिया आपको कि KH वैल्यू बढ़ने का मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना। ये मैं आपको अभी समझा चुका हूं। यहां पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है अगर KH वैल्यू बढ़ रही है। दूसरी बात इसने यहां पे क्या बोला कि टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, प्रेशर फिक्स कर रखा है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो उसने इस रिलेशन से ये बात भी निकाल ली कि अगर गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो और टेम्परेचर बढ़ाते हो, इस रिलेशन से, हेनरी लॉ से उसने ये भी निकाल दिया कि गैसेस को जब लिक्विड डिसॉल्व करते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है। जिसके घर में लाइव एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक। कभी भी आप कोल्ड ड्रिंक गर्म करके नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक ठंडी पीते हो। तो ठंडी इसीलिए पी जाते हैं, जितनी ज़्यादा चिल्ड कोल्ड ड्रिंक होगी, जो कार्बन, जो उसमें आपका सोडा वाटर में जो भी CO2 गैस होती है, वो फिज बोलते हैं जिसको आप, वो उतनी ज़्यादा डिजॉल्व होती है और उतनी आपको कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। दैट्स वाई कोल्ड ड्रिंक हमेशा ठंडी पीते हैं। आप सर्दियों में भी अगर पीते हो तो कभी कोल्ड ड्रिंक गर्म करके नहीं पीते, ठंडी ही पीते हो। तो उसका रीज़न यही है सॉल्युबिलिटी का। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, इसीलिए कभी भी जो मछलियाँ होती हैं वो ठंडे पानी में नहीं मरती, क्योंकि ठंडे पानी में उनको जो है, आपने बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर इवन कश्मीर में भी जो झील है, डल झील, ऊपर पूरी बर्फ जम जाती है, नीचे सारे जो है फिशेज होती हैं वो बिल्कुल नहीं मरती। लेकिन अगर वही पानी जरा सा गर्म हो जाए, कहीं पर भी ऐसे बहुत सारे नेचुरल वाटर है जो पानी गर्म करते हैं, उसमें एक भी आपको मछली नहीं मिलेगी। आप जैसे हिमकुंड साहिब है, कहीं भी चले जाओ ऐसे, जहाँ पर जो नेचुरल गर्म पानी होता है, जो कि अपने आप जमीन से गर्म पानी निकलता है, ऐसी कहीं पर भी जगह है, धार्मिक स्थल भी है बहुत सारे, वो कोई भी ऐसी जगह होगी जहाँ पे नेचुरल पानी गर्म अपने आप हो रहा है अर्थ से, वहाँ पर आपको एक भी फिश नहीं मिलेगी, बिकॉज वो गर्म होने की वजह से वहाँ पे वो मछली सर्वाइव ही नहीं कर सकती, बिकॉज O2 नहीं होगा, सारी O2 वेपर फेज में आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, एग्जाम पूछ भी लेता है कि वाई डू फिश सर्वाइव इन कोल्ड वाटर रादर देन हॉट वाटर। तो उसका रीजन यही है। तो आप इसको हेनरी लॉ से भी समझा सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आंसर कि विद राइज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होती है, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीजेस। तो ये सारे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए, लॉ से भी समझा दिया, आप जैसे मर्जी एग्जाम में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो हेनरी लॉ से। और यहाँ की जो बातें वो भी समझ में आ गई होगी, N2 O2 का जिसने एग्जाम्पल लिया है वो भी आपको एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर इसने
ये एक्वेटिक एनिमल्स दोनों जो मैंने एग्जांपल दिए वो यहाँ पर भी दे रखे हैं। ये 3-4 एग्जांपल दे रखे हैं जो एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछ लेता है। ये एमसीक्यूज में पूछ लेता है या किसी क्वेश्चन का पार्ट भी पूछ लेगा। जैसे यहाँ बता रखा है कि हेनरी लॉ फाइंड सेवरल एप्लीकेशन इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फिनोमेना। फर्स्ट है सॉल्ट CO2 सॉफ्ट ड्रिंक में, ये समझा ही दिया मैंने आपको। स्कूबा डाइवर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा चलो यहाँ दे रखा है स्कूबा डाइवर्स का, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसा क्यों होता है और बताता भी हूँ आपको। तो स्कूबा डाइवर्स वाली की थोड़ी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्जाम में पूछ भी लेता है कभी कभी। तो स्कूबा डाइवर्स की हम बात कर लेते हैं। तो स्कूबा डाइवर्स में क्या होता है, आपको पता है जितना ज्यादा आप किसी भी समुद्र है मान लो कोई भी, जितना डीप जाओगे आपको पता है प्रेशर इंक्रीज होता है। और आपने अभी समझा है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होती है। तो यही रीजन होता है, जितना कोई भी डाइवर है वो जितना डीप जाएगा तो जितनी भी पानी में जो गैसेस हैं डिजॉल्व हैं वो उसकी बॉडी में डिजॉल्व होनी उतनी ही ज़्यादा शुरू हो जाएगी। इसीलिए आप जितना डीप जाते हो आपको उतना ज़्यादा प्रेशर फील होता है। तो क्योंकि वो बॉडी के अंदर पूरी वो गैसेस जो है डिजॉल्व होनी शुरू हो जाती है। अब होता क्या है, डाइवर मान लो बहुत डीप गया, जो भी पानी में वो सांस ले रहा है, अपना सिलेंडर जो भी लगा रखा है, जैसे भी वो मान लो बिना सिलेंडर के भी मान लो 1 मिनट अंदर गया है, तो जो भी वाटर में जितनी गैसेस हैं वो उसकी बॉडी में डिजॉल्व हो रही है। अब होगा क्या, जब वो वापसी आएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो जो गैसेस उसके ब्लड में जो डिजॉल्व हो गई थी वो वापस से क्या होनी शुरू होगी, बॉडी से निकलना शुरू होंगी। तो यहीं पर एक टर्म इसने यूज करा, बेंडिंग टर्म। तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी इस तरह कैपिलरीज बनी होती है हमारी बॉडीज के अंदर, ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, टॉपिक डिस्कस हुआ है। तो जब वो डीप जा रहा था तो गैसेस डिजॉल्व हो रही थी, कुछ भी N2 है, O2 है, कोई और भी गैस है, वो डिजॉल्व हो रही थी उसके अंदर। अब जैसे जैसे वो बाहर आ रहा है प्रेशर एकदम से डिक्रीज हो रहा है, तो ये बबल्स जो होते हैं N2 के, O2 के, ये बहुत फास्ट छोटे छोटे बबल मिलकर बड़ा बबल बना लेते हैं और इस कैपिलरी में ये अटक जाते हैं। अब ये जब एयर यहाँ ब्लॉक कर देगी इस कैपिलरी को, ना तो ब्लड फ्लो हो पाएगा, ना ये गैस पार्टिकल ये निकल पा रहे हैं यहाँ से वापसी जाने की वजह से, उसकी वजह से यहाँ पर स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। और खासकर ये बिकॉज जहाँ भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है ये पोर्शन, और दर्द होता है उसकी वजह से, जिसको हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बेंडिंग वर्ड यूज़ करते हैं। तो एग्जाम में क्या पूछ लेता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेंडिंग एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बेंडिंग। तो आप उसको हेनरी लॉ समझा सकते हो कि प्रेशर डीप ज़्यादा हो रहा है, वापस रिलीज हो रहा है, तो ये कैपिलरीज जो आपकी वेन्स में होती है वो ब्लॉक हो जाती है और वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, वो बबल्स बन जाता है। दैट्स वाई वहाँ पे जो है आपको ज़्यादा दर्द होता है, जिसको हम टर्म यूज़ करते हैं बेंडिंग। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, मेरे ख्याल ये आपको बात समझ में आ गई होगी, और इस पर वीडियोज़ अगर देखनी हो तो ये आपकी बायोलॉजी में यूट्यूब पे भी होगी वीडियोज़, अगर आपको लाइव ऐसे देखनी है तो देख सकते हो। इसीलिए इस पर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जो स्कूबा डाइवर्स का जो टैंक होता है वो यहाँ बता रखा है आपको कि हीलियम जो है वो 11.7% मिलाया जाता है, नाइट्रोजन 56.2% बनाया जाता है, ऑक्सीजन 32.1% बनाया जाता है। इतना मिक्स कराया जाता है उसको टैंक में। अब आप पूछोगे कि सर हमें तो सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होता तो बाकी ये चीज़ें क्यों लेते हैं। तो कभी भी जो भी बायोलॉजी वाले बच्चों को तो पता ही होगा, बाकी जो नॉन मेडिकल वाले हैं, कभी भी बेटा प्योर ऑक्सीजन अगर हम इवन एटमॉस्फेयर में भी जो आपको पता है कि प्योर ऑक्सीजन नहीं होती, 78% जो है आपका नाइट्रोजन है, 27% ऑक्सीजन है, 1% अदर या 2% अदर गैसेज है। तो क्योंकि अगर प्योर ऑक्सीजन होगी तो प्योर ऑक्सीजन क्या करेगा, आपको पता है हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती है वो बिकॉज ऑफ O2 ब्लड से मिक्स करता है, तो उसकी वजह से फ्री रेडिकल बनता है। अगर प्योर ऑक्सीजन होगी तो हमारी बॉडी में एनर्जी एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं और मतलब ब्रेन हैमरेज हो सकता है अगर बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, टर्म यूज़ करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो अभी बिकॉज हम आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएंगे तो इतना आपके लिए तो आपको पता लगे कि इसलिए प्योर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता, दैट्स वाई वो कंपोजिशन के अंदर होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर भी और सिलेंडर में भी वैसे यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर एक नई टर्म और आ गई, हीलियम की। सर हीलियम क्यों मिलाया, तो इसका लॉजिक समझाते हैं आपको। हीलियम इसलिए मिलाया जाता है स्कूबा डाइवर्स के टैंक में कि हीलियम क्या होता है, ये इनर्ट गैस होती है।
नोबल गैस बोलते इसको आप। तो ये डिजॉल्व नहीं होती जल्दी से ब्लड के अंदर आपकी, ठीक है। मींस इनर्ट गैस मतलब सॉल्युबिलिटी इसकी कम होती है। वैसे ही पता है हीलियम आपकी लाइट गैस भी होती है। तो होता क्या है, जब आप जा रहे हो डीप तो N2O2 खूब आपकी बॉडी में डिजॉल्व हो रही है, बट H हीलियम मॉलिक्यूल जो है ये ब्लड में उतना ज्यादा डिजॉल्व नहीं हो रहा, बिकॉज का नेचर क्या है, इनर्ट गैस का नेचर है। ये इनके साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं, जब वापसी आते हैं, बिकॉज ये ब्लड में डिजॉल्व ही नहीं हो रहा, तो ये खुद डिजॉल्व नहीं हो रहा, इनर्ट है, तो इसका प्रेशर भी जो है ब्लड में डिजॉल्व, तो इसका प्रेशर भी वो कम करता है धीरे धीरे, बिकॉज ये खुद डिजॉल्व नहीं हो रहा, ये इनर्ट है, सॉल्युबिलिटी है। तो ये जब तेजी से जब होना शुरू होता है, निकलना शुरू होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी को ये मेंटेन करता है, मतलब बिकॉज ऑफ दिस इसका प्रेशर कम हो जाता है। तो इसीलिए जब हम बहुत डीप जाते हैं तो हमारी बॉडी में N2O2 उतना ज्यादा डिजॉल्व नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ दिस गैस। ये हिंड्रेंस करता है, इसको उतना डिजॉल्व नहीं हो पाता। तो इसलिए जब हम वापसी आते हैं तो ये एकदम से बॉडी से रिलीज नहीं होता, हमारी कैपिलरीज ब्लॉक नहीं होती। तो ये इसका लॉजिक देते हैं यहाँ पर। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन आए भी हीलियम, तो आप बोल सकते हैं बिकॉज इट इज इनर्ट एंड सॉल्युबिलिटी कम होती है विद राइज इन प्रेशर, तो दैट्स वाई ये N2 और O2 का प्रेशर भी जो है कम कर देता है। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है आपका स्कूबा डाइवर्स के अंदर। तो ये समझा रखा है आपको यहाँ पर, दैट्स वाई हम हीलियम गैस भी इसमें मिलाते हैं जो टैंक ये यूज करते हैं। थर्ड इसमें आपको दे रखा है, एट हाई ऑल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ द ग्राउंड लेवल। आपको पता है कि जितना आप पहाड़ों पे जाते रहते हो ऑक्सीजन की चीज कम हो जाती है, तो हमारी बॉडी में जितना ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो जो ऑल्टीट्यूड हाई, जितना आप पहाड़ों पे ऊपर जाते हो, वो पता है कि ऑक्सीजन की जो लेवल है वो डिक्रीज होता जाता है, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है कम हो रही है, प्रेशर जो है आपका ऑक्सीजन का कम है वहाँ पर। तो यही रीज़न आता है कि जब ऑक्सीजन कम है तो आपके ब्लड में जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, बिकॉज प्रेशर कम है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बॉडी के अंदर कम हो गई। तो बॉडी में सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो जो फंक्शन चाहिए O2 हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस करती हैं, हीमोग्लोबिन अदर सब करने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर लो ब्लड ऑक्सीजन वजह से जो हमें वीकनेस फील होती है, प्रॉपर हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। कभी आप देखो, अगर आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही तो आपको सांस भरता है, सिम्टम्स ऑफ कंडीशन नॉन एज एनॉक्सिया बोलते हैं इसको। तो वो आपको कंडीशन यहाँ पर जो है फील होती है आपको हाई एल्टीट्यूड्स पर। तो यहाँ पर एक टर्म आपको ये भी समझा रखे। यहाँ पर इवन एक क्वेश्चन और ही बनता है, आपको पता है कि अगर हाई उस पर प्रेशर कम है पहाड़ों पर, तो आप बताओ कि वहां पर कोई भी चीज जल्दी बॉईल होगी या देर से बॉईल होगी। तो जितना आप पहाड़ों पे ऊपर जाता हो पता है प्रेशर कम हो रहा है एयर का, हर चीज का। भाई प्रेशर कम है तभी तो है ना वो तो आपकी बॉडी में नहीं मिल पा रही। तो इसका मतलब देखो, वेपर प्रेशर क्या होता है वो पता है कि आप मान लो इस चीज को बॉईल कर रहे हो, आप पहाड़ों पे जो है मैगी बना रहे हो, आपने बॉईल किया इसको, तो बॉईल करना मतलब पानी बॉईल होना चाहिए, मतलब पानी पार्टिकल हवा में उड़ने चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर कि ऊपर प्रेशर कम है, तो आप बताओ कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहे हैं वेपर फेज में, और इधर से जो है प्रेशर दोनों जा रहा है, तो आप बताओ कि पानी जल्दी से उसको धक्का मार पाएगा या नहीं मार पाएगा, या जल्दी बॉयल होगा या नहीं बॉयल होगा। तो आप खुद सोचो, तो यहाँ पर प्रेशर कम है तो ये जल्दी बॉयल होगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा ये आपका, ठीक है, आपकी बॉइलिंग फास्ट हो जाएगी यहाँ पर आपकी, क्योंकि ये जो प्रेशर है कम है इसके ऊपर, तो ये इसको आराम से पुश कर सकता है, ठीक है। तो प्रेशर ये इसको पुश आराम से कर सकता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है हेनरी लॉ के अंदर, अभी बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। तो बॉइलिंग पॉइंट से आपकी कुकिंग पे क्या फर्क पड़ता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आया हुआ था कि प्रेशर कुकर के अंदर जो है कुकिंग फास्ट क्यों होती है, तो आप बताओ वहाँ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इसी कॉन्सेप्ट में वो क्वेश्चन भी आ गया, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, तो हम इस कॉन्सेप्ट पे थे कि प्रेशर जो है वो आपका कम है तो चीज बॉयल जल्दी हो रही है। बॉयल जल्दी होने का मतलब होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव कर लिया। अब आपको यहाँ पे थोड़ी बात समझनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ रहा है, फास्ट हो रहा है, इसका मतलब
चीज पकने में टाइम लेगी, कुकिंग में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए पहाड़ों पे आप कुछ ही पकाओगे वो जल्दी नहीं पकता, देर से पकता है। अब उसका लॉजिक क्या है मैं वो आपको समझाता हूं। जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अभी इवन बोर्ड में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो इसका लॉजिक यही है कि प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स है सारे क्लोज कंटेनर हो गया। मान लो आपने दाल गर्म करनी शुरू की, दाल है, ये वाटर के वेपर बनने शुरू होंगे, लेकिन बिकॉज ये वेपर उड़ नहीं सकते हवा में, तो यहां पर ढक्कन पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ढक्कन पर प्रेशर ज्यादा हो गया मतलब ये पार्टिकल बॉयल होना चाहता है बट ये इसको वापसी फोर्स कर रहे हैं कि भाई बॉयल नहीं होना, आपको जल्दी से बॉयल नहीं करने देना आपको। तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी जो वेपर फेज में आना चाहता है बिकॉज प्रेशर इंक्रीज हो गया, उसको जल्दी से वेपर फेज में नहीं आने दे रहा। मतलब आप बताओ बॉइलिंग पॉइंट घट गया या बढ़ गया? यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया बिकॉज प्रेशर इंक्रीज हो गया तो वो जल्दी से बॉइल नहीं होने दे रहा। पहाड़ों पे प्रेशर कम है, चीज जल्दी से बॉइल हो रही है। अब इस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से जैसे 121 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ये बॉइलिंग पॉइंट। इस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से जो हीट है वो इस पानी में ट्रैप हो रही है बिकॉज वो ऊपर कहीं जा ही नहीं पा रही। वो जो हीट है वो इस पानी में ट्रैप हो रही है बिकॉज इसका प्रेशर बढ़ गया, ऊपर से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इस पॉइंट तक पहुंचने नहीं दे पा रहा उसको, हवा में वो पार्टिकल उड़ ही नहीं पा रहा, वो सारी हीट दाल को पकाने में यूज हो रही है। इसीलिए वहां पर चीजें जल्दी पक जाती है प्रेशर कुकर में, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, कुकिंग फास्ट हो जाती है बिकॉज जो हीट इसमें ट्रैप है उसको जल्दी पका देती है। पहाड़ों पे क्या है, प्रेशर कम है, वो फटाफट चीज बॉयल हो जाती है। तो जो चीज पकनी चाहिए, कुछ ही बना रहे हो मैगी है वो, इट टेक्स मच टाइम रादर देन ऑन अ फ्लैट सरफेस या प्लेन्स के अंदर जो बनाते हैं। तो ये यहाँ पर इसका हेनरी कांस्टेंट, इस पर बोर्ड में क्वेश्चन भी आया हुआ है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें रीजन ही पूछा हुआ है, विद एग्जांपल पूछा हुआ है। तो ये आप यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट, तो ये 4-5 क्वेश्चन है, सबका सेम लॉजिक है, तो आपको बस पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हो। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में जो लास्ट टॉपिक आपका रहेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अगेन अब आपको प्रेशर तो पढ़ ही लिया, आपने पता कि गैसेस का तो दोनों इंपैक्ट आते हैं, प्रेशर और लिक्विड्स। हेनरी में हमने प्रेशर पढ़ लिया, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हैं। टेम्परेचर हमने पढ़ लिया कि राइजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होती है। इसको जरा टेक्निकल टर्म्स दे रखे थोड़ी सी वो समझा दूं आपको। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर समझा चुका हूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म ये ऐसे यूज कर रहा है कि व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड फेज, कि जब गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में प्रेजेंट होते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू कंडेंसेशन। तो वो क्या कहना चाहता है, वो कुछ नहीं, वो घुमा के उसने बात बोल दी, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। डिसॉल्यूशन आपने सॉलिड इन लिक्विड भी पढ़ा था, जहां आपने पढ़ा था कि मैंने बताया था बाल्टी में पानी है, आपने कोई रंग डाला तो अपने आप वो पार्टिकल सारा फैल गया, ठीक है। अब इसी डिसॉल्यूशन मतलब यहां पर भी वही है कि कोई पानी है, उसमें अगर गैस पार्टिकल डाल रहे हो आप कोई भी, तो वो सब जगह फैल जाए, पूरे पानी में डिसॉल्व हो जाए, वही मतलब है सॉल्युबिलिटी का। बट ये टर्म क्या यूज कर रहा है, कंडेंसेशन। तो वो टर्म इसने क्यों यूज करी, कंडेंसेशन। आपको पता है आप जब घर में चाय बनाते हो, ऊपर जब उसके प्लेट रखते हो तो क्या होता है, आपने पानी गर्म किया, प्लेट रख दी ऊपर, तो यहाँ तो पानी बॉइल होने जा रहा है ऊपर, बट यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो वापसी क्या होता है, वो जो वेपर फेज में बना है वो वापसी किस में आ जाता है, लिक्विड फेज में आ जाता है। मतलब टेम्परेचर कम होते ही, टेम्परेचर डिक्रीज होते ही गैसेस पार्टिकल वापस आपका कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फेज में। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो यहां से ये टर्म्स बोलकर वो ये बोलना चाहता है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर जैसे ही आप करते हो तो सॉल्युबिलिटी आपकी लिक्विड के अंदर बढ़ जाती है। तो वो ये कहना चाहता है यहाँ पर इस क्रम से, भाई टेम्परेचर कम होना मतलब डिक्रीज होना। तो आपने अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए कि कोल्ड ड्रिंक में कोई भी चीज है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है उसमें, जिसको हम क्या नाम यूज करते हैं, डिसॉल्यूशन वर्ड भी यूज करते हैं। तो ये इससे बस कोई कंफ्यूज नहीं होना, ये बस टर्म ले बता रहा है कि इसको आप एक कंडेंसेशन मान सकते हो
कि डिक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में बढ़ रही है, बस ये कहना चाहता है यहाँ से। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कंडेंसेशन में, कह रहा है सिमिलर वही प्रोसेस है। एंड हीट इज इवॉल्व इन दिस प्रोसेस, कंडेंसेशन बोलो या हीट इज इवॉल्व बोलो, इज द सेम थिंग, ठीक है। तो ये बताना चाहता है। फिर इसको अगेन वोस्टर में समझा रहा है, डिसॉल्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्व डायनामिक इक्विलिब्रियम। आपको पता है मॉलिक्यूल्स हमेशा ये मोशन में होता है, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज द वर्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम वर्ड यूज नहीं करते। तीसरा बोल रहा है कि मस्ट फॉलो ली चैटर्जी प्रिंसिपल। अगेन ली चैटर्जी में समझा रखा है कि किसी चीज का इफेक्ट हटाने के लिए, मतलब क्या मतलब ली चैटर्जी, अगर मैं गैस और लिक्विड की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर घटाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब हर केस में आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है। तो यही ली चैटर्जी प्रिंसिपल बोलता है आपका, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो एज डिसॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो अब सबको समझ में आ रहा है कि अगर गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो हमेशा हीट क्या होनी चाहिए, इवॉल्व होनी चाहिए, निकलनी चाहिए, which is called always exothermic process. The solubility should decrease with increase of temperature. तो यहाँ पर क्या बताना चाहता है कि अगर टेम्परेचर, बिकॉज आपको पता लग गया कि गैसेज इन लिक्विड में हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो कह रहा है अगर यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बार बार वो वही बात बोलना चाहता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर। तो ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो बता सकता है कि सर ये टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल्स। तो एमसीक्यू यहाँ पर हेनरी लॉ के ऊपर जैसे बताया, प्रेशर कुकर वाला, स्कूबा डाइवर वाला, यही ज्यादातर क्वेश्चन आता है, पार्ट्स में 2 नंबर का आ जाता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है।